दोस्तों आपको इस वीडियो में बताया जाएगा एसएससी जीडी के 2019 में पूछे गए जीके जीएस के टॉप 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आने वाले जीडी के एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको एसएससी जीडी के 2019, 20 और 21 में पूछे गए वो सारे प्रश्न को कराया जाएगा जो आने वाले जीडी के एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हम लोग पहले प्रश्न की ओर। देखिए हम लोग का पहला प्रश्न है कि केरल में फसल की कटाई पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, केरल में फसल की कटाई पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है। तो दोस्तों चारों ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि ओणम। क्या हो जाएगा, तो ओणम हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न के लिए सही आंसर। और इस उत्सव के दौरान नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है जिसे वल्लमकाली भी कहा जाता है। दोस्तों आप ये भी याद रखिएगा, नौका दौड़ प्रतियोगिता के विजेता को नेहरू नौका दौड़ प्रतियोगिता ट्रॉफी प्रदान किया जाता है। तो इतनी सारी बातें आप याद रखिएगा ओणम त्योहार के बारे में। ओणम त्योहार कहाँ मनाया जाता है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा केरल में। केरल में फसल की कटाई पर मनाया जाने वाला ये त्योहार होता है। तो चलिए बढ़ते हम लोग के अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि निम्न में से उष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है। आपको बताना है कि उष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है दोस्तों। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि चांदी। क्या हो जाएगा, तो चांदी हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न के लिए सही आंसर। निम्न में से उष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों चांदी हो जाएगा सही आंसर। चांदी की परमाणु संख्या होता है 47। कितना होता है 47। चांदी का निष्कर्षण अर्जेंटाइट अयस्क से किया जाता है जो कि चांदी का ही एक अयस्क है, उसी से दोस्तों चांदी का निष्कर्षण किया जाता है। और सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग फोटोग्राफी प्लेट बनाने में किया जाता है जो कि चांदी से ही बना हुआ होता है सिल्वर ब्रोमाइड। तो दोस्तों सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किस में होता है, तो फोटोग्राफी प्लेट बनाने में। तो इतनी सारी बातें आप याद रखिएगा चांदी के बारे में। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि मनुष्यों में ऑक्सीजन परिवहन के लिए कौन उत्तरदायी है। आपको बताना है कि ऑक्सीजन के परिवहन के लिए मनुष्यों में कौन उत्तरदायी है। तो दोस्तों सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि हीमोग्लोबिन। क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन हो जाएगा दोस्तों सही आंसर। मनुष्यों में ऑक्सीजन परिवहन के लिए कौन उत्तरदायी होता है, तो क्या हो जाएगा हीमोग्लोबिन हो जाएगा दोस्तों। हीमोग्लोबिन लाल रंग का एक वर्णक होता है जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि रक्त का रंग लाल किस वर्णक के कारण होता है दोस्तों, तो किस वर्णक के कारण, तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और रक्त का पीएच मान याद रखिएगा क्योंकि पीएच मान एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों रक्त का पीएच मान होता है 7.4। कितना होता है 7.4 होता है रक्त का पीएच मान। और मेलानिन वर्णन के कारण त्वचा का रंग क्या होता है निर्धारित किया जाता है। जो मेलानिन वर्णक होता है दोस्तों ये भी एक वर्णक है, जिस तरह हीमोग्लोबिन एक वर्णक है उसी तरह मेलानिन भी एक वर्णक है। तो मेलानिन वर्णक के कारण ही त्वचा का रंग निर्धारित होता है, यानी कि काला होगा या फिर गोरा होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हीमोग्लोबिन हो जाएगा। देखिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। आपको बताना है कि कौन सा देश विश्व का यानी कि पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। तो दोस्तों सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि भारत। हमारा भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्या हो जाएगा विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो क्या हो जाएगा भारत देश हो जाएगा। देखिए अगला हम लोग का काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य की एक शैली नहीं है। आपको बताना है कि चारों ऑप्शन में से शास्त्रीय नृत्य शैली की कौन सी शैली नहीं है। तो दोस्तों सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि कालबेलिया। क्या हो जाएगा दोस्तों कालबेलिया हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है कौन सी दोस्तों, तो क्या हो जाएगा कालबेलिया। बाकी कथक, कथकली और ओडिसी ये तीनों ही क्या है दोस्तों, तो शास्त्रीय नृत्य है। तो दोस्तों अब शास्त्रीय नृत्य के बारे में जानते हैं। संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य है। अब आपको आठों का नाम याद होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में कौन सा पूछेगा ये किसी को पता नहीं होता है। तो दोस्तों आठों में से हम लोग सबसे पहले जानते हैं भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु में मनाया जाता है। कहाँ होता है दोस्तों, तो तमिलनाडु में होता है शास्त्रीय नृत्य शैली कहाँ की, तो तमिलनाडु की। कुचिपुड़ी है दोस्तों आंध्र प्रदेश की। कथकली है केरल की। मोहिनी अट्टम कहाँ का हो जाएगा दोस्तों, तो केरल का। ओडिसी हो जाएगा ओडिशा का। मणिपुरी हो जाएगा मणिपुर का। कथक हो जाएगा उत्तर भारत का। और सत्रिया हो जाएगा असम का। तो दोस्तों इतनी जो ये जो 8 शास्त्रीय नृत्य शैली है, ये आठों शास्त्रीय नृत्य शैली को आप अच्छे से देख लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि
मस्तिष्क किस तंत्र का एक हिस्सा है? आपको बताना है कि मस्तिष्क किस सिस्टम का एक हिस्सा है, किस तंत्र का एक हिस्सा है। तो दोस्तों चारों ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन यानी कि तंत्रिका तंत्र। किसका दोस्तों? तो तंत्रिका तंत्र का एक हिस्सा है मस्तिष्क। दोस्तों तंत्रिका तंत्र क्या होता है? तो दोस्तों तंत्रिका तंत्र वो सिस्टम है जो हमारे शरीर को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। क्या करता है? तो कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने का काम करता है, उसे ही कहा जाता है क्या दोस्तों? तो तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। और मस्तिष्क के अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहते हैं। दोस्तों मस्तिष्क के अध्ययन से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि मस्तिष्क के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा मस्तिष्क के अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहा जाता है। और मस्तिष्क का वजन पूछा जाता है दोस्तों, तो याद रखिएगा मस्तिष्क का वजन होता है 1350 ग्राम से 1400 ग्राम के बीच में। कितना होता है दोस्तों? तो 1350 ग्राम से लेकर के 1400 ग्राम के बीच में मस्तिष्क का वजन होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा मस्तिष्क के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों। तो क्या हो जाएगा? न्यूरोलॉजी। मस्तिष्क का वजन क्या हो जाएगा? तो 1350 से 1400 ग्राम। और मस्तिष्क किस तंत्र का एक हिस्सा है दोस्तों? तो क्या हो जाएगा? तंत्रिका तंत्र का एक हिस्सा है मस्तिष्क। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि हरित क्रांति में किसे शामिल नहीं किया गया है? आपको बताना है कि हरित क्रांति में किसे शामिल नहीं किया गया। तो दोस्तों चार ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन यानी कि गांव की सड़कों के सुधार को। दोस्तों गांव की सड़कों के सुधार को हरित क्रांति में शामिल नहीं किया गया, क्योंकि हरित क्रांति मुख्यतः खाद्यान्न से संबंधित है, इसीलिए ये हम लोग का गलत हो जाएगा गांव की सड़कों के सुधार को। बाकी देखिए बीजों की अधिक उपज देने वाली किस्मों को शामिल किया गया है। सिंचाई की अच्छी विकसित प्रणाली के उपयोग को भी शामिल किया गया है। और खेती में उन्नत तकनीक के उपयोग को यह भी हरित क्रांति में शामिल किया गया। तो दोस्तों क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन यानी कि गांव की सड़कों के सुधार को। अब बात हुई है हरित क्रांति की, तो दोस्तों हरित क्रांति के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं। जैसे कि हरित क्रांति की शुरुआत भारत में 1966-67 में हुई थी, जो कि डॉक्टर MS स्वामीनाथन के द्वारा किया गया था। दोस्तों याद रखिएगा हरित क्रांति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों डॉक्टर MS स्वामीनाथन के द्वारा किया गया था। कब? 1966-67 में। और विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? दोस्तों याद रखिएगा विश्व में हरित क्रांति के जनक माना जाता है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को। किसे दोस्तों? तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है विश्व में हरित क्रांति के जनक। और भारत में किसे माना जाता है दोस्तों? तो क्या हो जाएगा? MS स्वामीनाथन। और हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य था कृषि उत्पादकता में तकनीकी सुधार करना तथा आत्मनिर्भरता लाना। क्या था? तो दोस्तों कृषि उत्पादकता में तकनीकी सुधार करना तथा आत्मनिर्भरता लाना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कृषि से संबंधित बताया जा रहा है, तो ऑप्शन ए ही इसका गलत होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला हम लोग का प्रश्न है वर्ष 1793 में जमींदारी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? आपको बताना है कि 1793 ईस्वी में जमींदारी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी। तो दोस्तों चारों ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि कार्नवालिस के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? तो लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा 1793 ईस्वी में जमींदारी प्रणाली शुरू की गई थी। और आपको ये याद होना चाहिए कि दोस्तों जमींदारी प्रणाली को ही अस्थाई बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। आपने अस्थाई बंदोबस्त का नाम सुना होगा। तो दोस्तों अस्थाई बंदोबस्त को ही जमींदारी प्रणाली कहा जाता है, या फिर जमींदारी प्रणाली को ही अस्थाई बंदोबस्त कहा जाता है, जो कि लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा शुरू की गई थी। इस व्यवस्था में जमींदारों को भूस्वामी माना जाता था। आप ये भी याद रखिएगा कि इस व्यवस्था में जमींदारों को भूस्वामी माना जाता था। और कार्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। दोस्तों काफी इंपोर्टेंट, आप ये भी याद रखिएगा कि भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता? तो क्या हो जाएगा? लॉर्ड कार्नवालिस हो जाएगा। आप इसे भी याद ही रखिएगा। तो देखिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? आपको बताना है कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो दोस्तों चारों ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन यानी कि कंचनजंगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो कंचनजंगा हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। ध्यान दीजिएगा भारत में पूछा गया है कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो क्या आ जाएगा? कंचनजंगा हो जाएगा दोस्तों। तो कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? तो ऊंचाई है 8586 मीटर। कितना दोस्तों? तो 8586 मीटर है। और कंचनजंगा नेपाल और भारत के सिक्किम राज्य के सीमा के बीच स्थित है। किस राज्य के बीच में स्थित है दोस्तों? तो क्या हो जाएगा? भारत के सिक्किम और नेपाल के बीच में स्थित है कंचनजंगा। और कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। आपको यह भी याद होना चाहिए कि कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी यदि आपसे पूछा जाए कि हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई होता है दोस्तों 8848 मीटर। आप ये भी याद रखिएगा कि
माउंट एवरेस्ट जो कि हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, उसकी ऊंचाई कितना दोस्तों, तो 8,848 मीटर। और भारत की तीसरी सर्वोच्च चोटी किसे माना जाता है दोस्तों, तो नंदा देवी को माना जाता है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। तो आपको यह भी याद होना चाहिए कि भारत की तीसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी है दोस्तों, तो नंदा देवी है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है कि युद्ध के दौरान वीरता के विशिष्ट कार्य प्रदर्शित करने के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सैन्य सम्मान कौन सा है। आपको बताना है कि युद्ध के दौरान वीरता के विशिष्ट कार्य प्रदर्शित करने के लिए दिया जाने वाला जो सर्वोच्च सम्मान है, सैन्य सम्मान, वो कौन सा है। तो दोस्तों सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि परमवीर चक्र। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो परमवीर चक्र हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। युद्ध के दौरान वीरता के विशिष्ट कार्य प्रदर्शित करने के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सैन्य सम्मान कौन सा दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, परमवीर चक्र हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। अब परमवीर चक्र के बारे में भी तीन बातें आप याद रखिएगा, जिसमें से है कि पहला, परमवीर चक्र की शुरुआत 26 जनवरी 1950 को हुई थी। कब दोस्तों, तो 26 जनवरी 1950 को हुई थी। और अभी तक भारत के 21 वीरों को परमवीर चक्र से सम्मानित किया जा चुका है। आप यह भी याद रखिएगा कि अभी तक भारत में कितने वीरों को परमवीर चक्र से सम्मानित किया जा चुका है दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, यानी कि 21 वीरों को परमवीर चक्र से सम्मानित किया जा चुका है। और प्रथम परमवीर चक्र प्राप्तकर्ता कौन है दोस्तों, तो मेजर सोमनाथ शर्मा। आपको यह भी याद होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों, प्रथम परमवीर चक्र प्राप्तकर्ता कौन है, तो मेजर सोमनाथ शर्मा हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि निम्न में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। आपको बताना है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो दोस्तों सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया। क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। निम्न में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य क्या होता है दोस्तों, तो श्वसन क्रिया को संपादित करना। माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य होता है श्वसन क्रिया को संपादित करना। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित रहता है। आपको यह भी याद होना चाहिए कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा किस रूप में संचित रहता है दोस्तों, तो एटीपी के रूप में संचित रहता है। और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया दोस्तों, तो अल्टमैन ने किया। किसने किया है, अल्टमैन ने। और एक लाइसोसोम से इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो दोस्तों इतनी सारी बातें आप याद रखिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि गरबा लोक नृत्य की उत्पत्ति कहाँ हुई थी। आपको बताना है कि गरबा लोक नृत्य की उत्पत्ति कहाँ हुई थी। दोस्तों गरबा एक प्रकार का लोक नृत्य है, वही आपसे पूछा गया कि गरबा की उत्पत्ति कहाँ हुई थी। तो दोस्तों सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि गुजरात। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो गुजरात हो जाएगा। दोस्तों गुजरात में गरबा लोक नृत्य की उत्पत्ति हुई है, तो वहीं पर गरबा लोक नृत्य भी प्रसिद्ध है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। गरबा लोक नृत्य की उत्पत्ति कहाँ हुई, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, गुजरात हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। तो देखिए अगला हम लोग का काफी इंपॉर्टेंट है, एकमात्र पाकिस्तानी नागरिक कौन था जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया। आपको बताना है कि एकमात्र पाकिस्तानी नागरिक कौन था जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि खान अब्दुल गफ्फार खान। कौन थे दोस्तों, तो खान अब्दुल गफ्फार खान, ये एक पाकिस्तानी नागरिक थे जो कि भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। तो क्या हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान की ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। आप याद रखिएगा। देखिए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं, जैसे कि खान अब्दुल गफ्फार खान को वर्ष 1987 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। कब, तो 1987 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। और खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। आपको भी यह भी याद होना चाहिए कि सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, खान अब्दुल गफ्फार खान। और भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जिसकी शुरुआत 2 जनवरी 1954 ईस्वी को की गई थी। कब, तो दोस्तों 2 जनवरी 1954 ईस्वी को भारत रत्न की शुरुआत की गई। आपको यह भी याद होना चाहिए कि भारत रत्न कब से दिया जाने लगा था दोस्तों, 2 जनवरी 1954 ईस्वी से। तो इतनी सारी बातें आप याद रखिएगा। तो देखिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक हड़प्पा शहर नहीं था। आपको बताना है कि निम्न में से यानी कि जो चारों ऑप्शन है उसमें से आपको बताना है कि हड़प्पा शहर नहीं था कौन सा। तो दोस्तों सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि मेहरगढ़। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो मेहरगढ़ हो जाएगा, जो कि हड़प्पा शहर में नहीं है। बाकी लोथल, धोलावीरा, सुप्ता, गेंडोर ये सारे क्या है दोस्तों, तो हड़प्पा शहर में आते हैं, बाकी मेहरगढ़ नहीं आते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि सूफी परंपरा के संदर्भ में शब्द खानका का अर्थ क्या होता है। आपको बताना है कि ये शब्द जो हम लोग का है खानका, तो ये खानका का अर्थ क्या होता है।
तो दोस्तों क्या होता है इसका अर्थ? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि मठ। क्या हो जाएगा दोस्तों? मठ। खानका का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो मठ होता है। और आप ये भी याद रखिएगा कि सूफी संघ को वस्ल कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? तो वस्ल कहा जाता है। और सूफियों के कब्र को दरगाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? दरगाह। जिस तरह खानका का अर्थ क्या हुआ? मठ, उसी तरह दोस्तों कब्र का भी होता है क्या? तो दरगाह कहा जाता है। और सूफी मत में गुरु को पीर तथा शिष्य को मुरीद कहा जाता है। तो इतनी सारी बातें आप याद रखिएगा सूफी परंपरा के बारे में दोस्तों, सूफी संघ के बारे में। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन नीले लिटमस को लाल कर देता है? आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन नीले लिटमस को लाल कर देगा। तो दोस्तों सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि सिरका। क्या हो जाएगा दोस्तों? सिरका हो जाएगा सही आंसर, जो कि नीले लिटमस को लाल कर देगा। तो दोस्तों अम्ल क्या होता है? नीले लिटमस को लाल कर देता है। क्या होता है दोस्तों? अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस को लाल कर देता है। इसीलिए सिरका क्या होता है दोस्तों? तो नीले लिटमस को लाल कर देगा, क्योंकि सिरका एक प्रकार का अम्ल है जिसका नाम है एसिटिक अम्ल। सिरका का रासायनिक नाम होता है एसिटिक अम्ल। और सिरका का पीएच मान होता है दोस्तों 2.4 से 3.4 के बीच में। और आप इसमें से याद रखिएगा बेकिंग सोडा के बारे में। बेकिंग सोडा को खाने वाला सोडा भी कहते हैं। और इसका रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों? तो सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट। किसका रासायनिक नाम होता है दोस्तों? क्या हो जाएगा? बेकिंग सोडा। तो इतनी सारी बातें आप याद रखिएगा। पहला है कि अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसीलिए दोस्तों सिरका होगा, क्योंकि सिरका का रासायनिक नाम क्या होता है? तो एसिटिक अम्ल होता है। सिरका का पीएच मान भी याद रखिएगा 2.4 से 3.4 के बीच में होता है। और बेकिंग सोडा के बारे में आप याद रखिएगा क्या? तो दोस्तों बेकिंग सोडा को खाने वाला सोडा कहा जाता है। और इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इतनी सारी बातें आप याद रखिएगा। तो देखिए हम लोग का अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है। तो दोस्तों सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि जंगल। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो जंगल हो जाएगा, जो कि कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है, बल्कि एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है। बाकी बांध, धान के खेत और बगीचा ये सारे कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है जो कि मानव द्वारा बनाया जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि निम्न में से किस शासक ने 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण कराया था? दोस्तों जीडी के एग्जाम में ये प्रश्न काफी बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट आप याद रखिएगा कि निम्न में से किस शासक ने 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण कराया था। तो दोस्तों सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक। किसने दोस्तों? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था। और आप याद रखिएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। कब? तो दोस्तों 1206 ईस्वी में। कब की थी? तो 1206 ईस्वी में क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश का स्थापना, यानी कि गुलाम वंश का यदि आपको संस्थापक पूछा जाएगा तो क्या आ जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। और एक इंपॉर्टेंट है कि दोस्तों कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी? तो दोस्तों कुतुब मीनार की नींव डाली थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता। तो इतनी सारी बातें आप कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में याद रखिएगा। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के संस्थापक है, जो कि 1206 ईस्वी में स्थापना किया था। कुतुब मीनार की नींव किसने रखा था? दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता। तो इतनी सारी बातें आप याद रखिएगा। तो देखिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा त्योहार विष्णु के वामन अवतार से जुड़ा है? आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा त्योहार विष्णु के वामन अवतार से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि ओणम। क्या हो जाएगा? तो ओणम हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। ओणम एकमात्र ऐसा त्योहार है जिसमें विष्णु के वामन अवतार से जुड़ा हुआ। तो दोस्तों ओणम केरल का एक प्रमुख त्योहार है। आप ये भी याद रखिएगा कहाँ का? दोस्तों तो केरल का है, जो केरल के वामन मंदिर से शुरू होता है। और बिहू दोस्तों यहाँ पर जो हम लोग का है बिहू, तो बिहू असम में मनाया जाने वाला त्योहार है। आपको यह भी पूछा जाता है कि बिहू किस राज्य का त्योहार है? तो दोस्तों असम राज्य का त्योहार है। और ओणम क्या हो जाएगा? तो केरल का त्योहार है। तो इतनी सारी बातें आप याद रखिएगा। तो देखिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? आपको बताना है कि संविधान के कौन से संशोधन के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों सही आंसर कौन सा हो जाएगा?
तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि 86वां संशोधन। कौन सा संशोधन दोस्तों? तो 86वां संशोधन। और इस संशोधन अधिनियम द्वारा देश के 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने संबंधी प्रावधान किया गया। दोस्तों आपको यह भी याद होना चाहिए कि 86वां संशोधन जो हुआ उसमें क्या क्या प्रावधान किया गया। तो दोस्तों क्या प्रावधान किया गया है? तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने संबंधी प्रावधान किया गया है। और 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था दोस्तों? तो 2001 ईस्वी को हुआ था। कब? तो 2001 ईस्वी को हुआ था। आप यह भी याद रखिएगा कि कब हुआ था। तो इतनी सारी बातें आप याद रखिएगा 86वां संविधान संशोधन के बारे में। तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न, जो कि पत्ते का वह भाग जो इसे तने से जोड़ता है क्या कहलाते हैं? आपको बताना है कि पत्ते का वो भाग जो इसे तने से जोड़ता है क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि डंठल। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो डंठल यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। पत्ते का वो भाग जो इसे तने से जोड़ता है क्या कहलाते हैं दोस्तों? तो क्या कहलाते हैं? तो वो डंठल कहलाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए अगला हम लोग का प्रश्न आ गया है कि निम्न में से कौन सी नदी प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात बनाती है? आपको बताना है कि कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती है। तो दोस्तों सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि नर्मदा नदी। कौन सी नदी? तो दोस्तों नर्मदा नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती है। और नर्मदा नदी कहाँ से निकलती दोस्तों? तो नर्मदा नदी मैकाल पर्वत के अमरकंटक की पहाड़ी से निकलते हैं। अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की यह सबसे लंबी नदी यानी कि जो नर्मदा नदी है दोस्तों वो अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। और इसमें जब हम लोग का जो ताप्ती नदी दोस्तों, तो ताप्ती नदी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से निकलती है। तो आपको यह भी याद होना चाहिए कि ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से निकलती है। तो इतनी सारी बातें आप याद रखिएगा। तो देखिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, जो कि अगला प्रश्न हम लोग का है कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपको बताना है कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि अन्नामुदी। क्या हो जाएगा दोस्तों? अन्नामुदी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर, जो कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों। और अन्नामुदी अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है। आपको यह भी याद होना चाहिए कि किस पहाड़ी पर दोस्तों? तो अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है अन्नामुदी। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों 2695 मीटर। कितना है? तो 2695 मीटर। और यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। आपको यह भी याद होना चाहिए कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है कौन सा दोस्तों? तो क्या हो जाएगा? अन्नामुदी। और अन्नामुदी केरल राज्य में। किस राज्य में दोस्तों? तो क्या हो जाएगा? केरल राज्य में है अन्नामुदी। तो यह पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है और यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो दोस्तों इतनी सारी बातें आपको याद रखना चाहिए। तो देखिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट मामलों पर कानून बनाने का अधिकार किसे सौंपा गया? तो दोस्तों सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि केंद्र सरकार को। किसे दोस्तों? तो केंद्र सरकार को यह अधिकार सौंपा गया कि वो अवशिष्ट मामलों पर कानून बना सके। दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 248 में यह बताया गया है कि संसद को उन सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है जो राज्य सूची या फिर समवर्ती सूची में वर्णित नहीं है। क्या दोस्तों? तो जो राज्य सूची और समवर्ती सूची में वर्णित नहीं है उस पर कानून बना सकते कौन? तो दोस्तों केंद्र सरकार का संसद। जो केंद्र सरकार में कार्यरत है संसद, तो वही संसद कानून बना सकते। इसलिए हो जाएगा दोस्तों क्या? तो केंद्र सरकार हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। अब चलिए देखते हैं एक लास्ट का प्रश्न, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लास्ट का प्रश्न हम लोग का है, भारत सरकार के निम्न में से कौन सा विभाग भुगतान बैंक का संचालन करता है? आपको बताना है कि भारत सरकार के निम्न में से यानी कि चारों ऑप्शन में से कौन सा विभाग भुगतान बैंक का संचालन करता है? दोस्तों सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि डाक विभाग। कौन दोस्तों? तो हो जाएगा डाक विभाग है जो कि भारत के भुगतान बैंक का संचालन करता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हर एक प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको याद भी हो ही गया होगा। और यदि याद नहीं हुआ दोस्तों आप अच्छे से एक बार और देख लीजिएगा। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त कर देते हैं। मिलते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो पर। तो अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपको फिर एक बार कहता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यह चैनल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है आपके एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।